नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल। कितना क्वेश्चन है? तो टॉप 2000 प्रश्नों का जो हम संग्रह लेकर आए हैं, उसी संग्रह का आज का जो है पार्ट 18 नंबर वीडियो है। ठीक है ना? और इस वीडियो में हम आपको बेहद महत्वपूर्ण सवाल कंप्लीट कराने वाले हैं। आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे में बीपीएससी हो गया या फिर बिहार एसआई हो गया या फिर बिहार सीजीएल हो गया, ठीक है ना? या फिर बिहार पुलिस हो गया, ठीक है ना? यानी कि राज्य स्तरीय किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए हैं, उनको तो ऑलरेडी मालूम है कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज का जो वीडियो है, बिना समय गँवाए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है ना? बस वीडियो आपको एंड तक देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने सवालों को सही किया है, ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। तो देखिए आज का जो है पहला सवाल क्या है यानी कि 171 नंबर सवाल है। अब आपके मन में विचार आएगा कि 171 नंबर सवाल क्यों है? नए व्यूअर्स के लिए बता रहे हैं। तो देखिए पार्ट जो है ना हम 17 तक कंप्लीट करवा दिया। हमारे चैनल पे आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट भी बना दिए उसमें आप आराम से जाके देख सकते हैं। बिहार स्पेशल के नाम से बना दिए हैं। आराम से जाइए और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। और हम आपको बता रहे हैं ना टोटल 2000 प्रश्नों हम कंप्लीट करवाएँगे। ए टू जेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। आपको कहीं से भी क्वेश्चन इधर-उधर का नहीं होगा, ठीक है ना? बस आपको करना क्या है कि वीडियो को बस एंड तक देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है ना? क्योंकि ध्यान हटा तो फिर एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलिए हम आज का जो है 171 नंबर सवाल देखते हैं और बिना समय गँवाए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर-पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? ठीक है ना? उत्तर-पश्चिमी भाग बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए है सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से या फिर ऑप्शन बी है कैमूर पठार से या फिर ऑप्शन सी है नवादा पहाड़ी प्रदेश से या फिर ऑप्शन डी है राजगीर पहाड़ी प्रदेश से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि जो बिहार राज्य है ना, बिहार राज्य वो उत्तर-पश्चिम भाग से घिरा हुआ है। तो आपको मालूम ही है कि ये वाला जो एरिया है, ये कौन-सा है? उत्तर, ठीक है ना? और ये वाला जो एरिया पश्चिम, तो यानी कि ये वाला एरिया की बातें कर रहा है, ये वाला एरिया की, ठीक है ना? ये किससे घिरा हुआ है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो सोमेश्वर श्रेणी के पहाड़ी क्षेत्र है ना, इसी से बिहार राज्य का क्षेत्र जो है घिरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम और भी इसको डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना? तो चलिए हम और भी डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन बात करते हैं सोमेश्वर पर्वत श्रेणी की, जो कि ये विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो पश्चिमी जो है त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से, कहाँ से? बिगनाठोरी तक है, ठीक है ना? बात करें सोमेश्वर फोर्ट चोटी इस श्रेणी में स्थित है, जो बिहार की सबसे ऊँची चोटी है। समझ में आ गया ना? यानी कि सोमेश्वर जो पहाड़ी क्षेत्र है, यही जो है आपको पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से फैला हुआ है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है? अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 172 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है ऊपरी गंगा के नहर पर या फिर ऑप्शन नंबर बी है त्रिवेणी नहर पर या फिर ऑप्शन नंबर सी है शारदा नहर से या फिर ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी यमुना नहर से। अब बताइए। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये जो बिहार राज्य का जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई करने वाली जो नहर है, वो कौन-सा है? त्रिवेणी नहर है। ठीक है ना? और ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये जो नहर है, ये गंडक नदी पे बना हुआ है। किसमें बना है? गंडक नदी पे बना हुआ है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। समझ में आएगा ना? ये क्वेश्चन जो है बिहार के एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना? तो देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? त्रिवेणी नहर जो कि कहाँ है? गंडक नदी से निकाली गई नहर है, जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण से सिंचाई की जाती है। जबकि बात करें ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर तथा पूर्वी यमुना नहर ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश की नहरें हैं। समझ में आ गया ना? ये तीनों के तीनों जो है उत्तर प्रदेश की नहरें हैं। लेकिन बात करें त्रिवेणी नहर तो ये गंडक नदी यानी कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में सिंचाई करने वाली नहर है। समझ में आ गया?
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, बिल्कुल आपको आसान भाषा में कंप्लीट करवाया जाएगा। आप बस प्रश्नों को ना ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। अगर वीडियो आपको सच में अगर अच्छा लगे ना, तो दोस्त हम बता रहे हैं ना कि दिल से ना आप वीडियो को ना लाइक ज़रूर करके जाइएगा। क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो दिल थोड़ा-सा बैठ जाता है, ठीक है ना? तो बस आप आराम से क्वेश्चन को देखते जाइए और एग्ज़ाम सामने बहुत सारे एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, जैसे बिहार पुलिस बिहार से दरोगा हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, ठीक है ना? सामने 72 बीपीएससी का भी आने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है, इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना? आपको कोई भी से भी क्वेश्चन घबराने वाला है नहीं, ठीक है ना? तो चलिए 173 नंबर सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? ठीक है ना? छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। जो बिहार से नहीं है, उनके और भी एक्सप्लेन करके बता देंगे कि छपरा और गोपालगंज जो है किधर है, ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 17 है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है राजकीय यानी कि एनएच 84 है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है एनएच 85 है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है एनएच 80 है। अब बताइए जो है छपरा और गोपालगंज को कौन जोड़ता है? तो हमेशा याद रखिएगा एनएच 85 यानी कि नेशनल हाईवे 85, ये जो है छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, कि वो क्वेश्चन आपके लिए पूरे आपको डिटेल्स में लेकर आए हुए हैं, ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 85 है, ठीक है ना? ये जो है छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। यानी कि बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 95 किलोमीटर है। किसकी? एनएच 85 की। ठीक है ना? और बात करें कि आखिर ये छपरा और गोपालगंज में कौन-कौन सा एरिया कवर करता है? तो याद रखिएगा ये छपरा, कोपा, एकमा, रसूलपुर, दुरौदा, सिवान, मीरगंज, गोपालगंज आदि को जोड़ता है। समझ में आ गया ना? जो भी इस एरिया के होंगे ना उनको आराम से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस-किस रूट से ये आखिर राजमार्ग निकलता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न जो है 174 नंबर सवाल है, ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? देख रहे हैं बोल रहा है कि 2001 से पूछ रहा है, 2001 से 11 तक के बीच में पूछ रहा है, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि आखिर कौन-सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है पूरे बिहार राज्य में, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है किशनगंज में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अररिया में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मधेपुरा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है खगड़िया में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधेपुरा में। देखिए मधेपुरा में बात करें तो 2001 से 2011 के दौरान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुआ था। बात करें तो 21% से भी ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि हुआ था। समझ में आ गया ना? चलिए हम इसका और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो देखिए याद रखिएगा कि ये जो मधेपुरा है यहाँ पर जो है वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान मधेपुरा जिला की जो दशकीय वृद्धि दर कितना है? 21.12% है। ठीक है ना? जो कि पूरे बिहार राज्य के सभी जिलों में सर्वाधिक माना जाता है। ठीक है ना? लेकिन वहीं पे बात करें 2001 से 2011 की जनगणना की पूरे बिहार राज्य की, तो इसका दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 25.4% है। समझ में आ गया ना? बात करें दशकीय वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? तो देखिए दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में जो है जनसंख्या कितना बढ़ा हुआ है उस एरिया का, उसी को बोला जाता है दशकीय वृद्धि दर। समझ में आ गया ना? तो कितना है मधेपुरा का? 31.12%, ठीक है ना? तो आपको मेनली क्या याद रखना है? जिला याद रखना है कि मधेपुरा का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था। कब से कब? 2001 से 2011 तक। समझ में आ गया ना? बात करें बिहार राज्य की तो 25.4 है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे जो कि काफ़ी बेहतरीन सवाल है। ठीक है ना? इसको तो आपको बिल्कुल ही दिमाग में बैठा ही लेना है, ठीक है ना? बोल रहे हैं कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय पर, ठीक है ना, अपनी लाभप्रद वकील छोड़ दी थी, यानी कि लाभ वाली जो पद थी वकील का उसने छोड़ दिया था, ठीक है ना? कौन थे वो व्यक्ति जो कि क्रांतिकारी और महान व्यक्ति थे? तो ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी सहजानंद सरस्वती थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजकुमार शुक्ल थे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट ना फ़ोटो के माध्यम से समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी जो वकील वकील वकालत जो हुई उन्होंने
छोड़ दिया था। समझ में आ गया ना? यानी कि वकील का जो पद था, इन्होंने छोड़ दिया था। तो यानी कि राजेंद्र प्रसाद हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम इसको और भी बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना? तो देखिए असहयोग आंदोलन के समय में राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है ना? बात करें वहीं पर जयप्रकाश ने यानी कि जेपी नारायण की, तो उन्होंने अपनी परीक्षा भी छोड़ दी थी इस आंदोलन की वजह से। समझ में आ गया ना? तो इस आंदोलन को याद भी रखिएगा और जो हमने क्वेश्चन बताया राजेंद्र प्रसाद इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने कब छोड़ दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय में अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे जो कि कितना नंबर है? 176 नंबर सवाल है। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। बोल रहे हैं कि बिहार से लोक का सभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर है 20 या फिर ऑप्शन नंबर बी है 300 या फिर ऑप्शन नंबर सी है 35 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 40। तो आपको मालूम है दोस्त कि जो बिहार राज्य है, उनमें से लोकसभा के लिए कितने चुने जाते हैं सदस्य? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40 सदस्य चुने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना? कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा की बात करते हैं कितने? राज्यसभा की बात करते हैं तो कितने चुने जाते हैं? तो 16 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? इसको याद हमेशा रखिएगा। लेकिन चलिए हम और भी आपको डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, बिहार से जो है लोकसभा के लिए 40 सदस्य एवं राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन वहीं पे बात करें कि 2000 से पहले यानी कि विभाजन से पहले, ठीक है ना? बिहार से जो है कितने सदस्य चुने जाते थे लोकसभा में? तो 54 सदस्य चुने जाते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में 40 राज्य लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि विभाजन से पहले यानी कि झारखंड के विभाजन से पहले कितने सदस्य चुने जाते थे लोकसभा के लिए? तो 54 सदस्य चुने जाते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसी चीज़ें नहीं है। 40 लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं बिहार से। समझ में आ गया? हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सभी के सभी बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। आपका बिल्कुल समय नहीं गँवाया जाएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन ना पी बाई क्यू है दोस्त। ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार के एग्ज़ामों में। तो आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो देखिए 177 नंबर सवाल क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है बिहार का जो है अद्वितीय त्योहार क्या है? यानी कि एक अनोखा त्योहार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दीपावली या फिर ऑप्शन नंबर बी है विनायक चतुर्थी या फिर ऑप्शन नंबर सी है बीसू या फिर ऑप्शन नंबर डी है छठ पूजा। देखिए, इस क्वेश्चन को ना हमको पूरा विश्वास है कि सभी लोग बना देंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को सही किया है और कितने लोग प्लेलिस्ट देख चुके हैं, ये ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठ पूजा। और जो बिहार से नहीं है, उनको बता देना चाहते हैं, ये छठ पूजा एक सिर्फ़ पर्व नहीं है, बल्कि बिहार के लोगों के लिए एक समझिए कि इमोशंस है, ठीक है ना? ये जो पर्व है, ये हमारे बिहार के लिए संस्कृति के साथ-साथ ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ पर्व है, ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन चलिए हम और भी इसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग तो सिर्फ़ ये जानते हैं कि छठ पूजा जो है बिहार के एक अनोखा त्योहार है और काफ़ी महत्वपूर्ण त्योहार है। लेकिन हम चलते हैं और भी इसके बारे में जान लेते हैं और ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी जानकारी वाला चीज़ है, ठीक है ना? तो देखिए, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन-सा है? महापर्व जो छठ पूजा है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाला हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व जो है ना देश के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी यूपी, बात करें पश्चिम बंगाल, नेपाल यानी कि तराई वाले क्षेत्रों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। देख रहे हैं ना, अगर अभी भी की बात करें तो छठ पूजा तो बहुत सारे देशों में भी मनाया जाता है और बहुत सारे देशवासी भी हमारे बिहार में आकर मनाते हैं। समझ सकते हैं ये पर्व कितना महत्वपूर्ण, कितना बड़ा पर्व है। ठीक है ना? तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना दोस्त? अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न जो ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 178 नंबर सवाल है, ठीक है ना? बोल रहा है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म जो है हुआ था, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए क्या गुरु नानक जी का हुआ था या फिर ऑप्शन नंबर बी है गुरु तेग बहादुर का हुआ था या फिर ऑप्शन नंबर सी है हरगोविंद जी का हुआ था या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सिख गुरु थे, सिख गुरु कौन थे? अंतिम गुरु तो गुरु गोविंद सिंह थे। बात करें सिख गुरु, अंतिम गुरु बोले या फिर 10वें गुरु बोले।
10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो पटना का है। पटना साहिब आप जाइएगा तो वहाँ पर है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट गए भी होंगे घूमने के लिए, वहाँ पर लंगर जो खिलाया जाता है वही जो है सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थली है। ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम और भी एक्सप्लेनेशन बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि सिखों के जो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 22 सितंबर 1666 में बिहार के जो ना पटना शहर में हुआ था। इन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन जो है ना खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है ना? आता था गुरु सिखों के पवित्र ग्रंथ। कौन सा है पवित्र ग्रंथ? तो गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है ना? उसको पूरा कर इसे गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया था। समझ में आ गया ना? यानी कि मेनली आपको क्या याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह, देखिए सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कब जन्म हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के पटना शहर में हुआ था, जो कि पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है उनके जन्मस्थली को। ठीक है ना दोस्त? तो इसको आप जरूर याद रखिए, क्वेश्चन ये बार बार पूछता है। पिछले बीपीएससी में पूछा हुआ था, बहुत सारे विद्यार्थी ना गलत करके आ गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, ध्यानपूर्वक समझ लेना है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 179 यानी 179 सवाल पे। ठीक है ना? बोल रहा है कि बिहार में जो है डालमिया नगर, ठीक है ना? डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो डालमिया नगर है आखिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है ना? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर रेशम के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है चमड़ा के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सीमेंट के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जूट के लिए। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्त, ये जो डालमिया नगर है ये सीमेंट फैक्ट्री के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है? नहीं है कहाँ पर है? तो ये रोहतास जिला में है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना? तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए बिहार में जो डालमिया नगर है ये सीमेंट उद्योग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बिहार के ना रोहतास जिले में स्थित है। यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है ना? जबकि बिहार का जो भागलपुर वाला एरिया है ये तो आपको मालूम है रेशम के लिए प्रसिद्ध है। बात करें पूर्णिया, दरभंगा और कटिहार तो ये हमारे जूट के लिए यानी कि पटसन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। समझ में आ गया ना? आपको मालूम है कि लीची जो है भागलपुर की जो लीची है, सॉरी मुजफ्फरपुर की जो लीची है वो भी आपको मालूम है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन समझ में आता होगा, पूरा मुझे भरोसा है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ये क्वेश्चन दोस्त ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी एग्जाम में मैंने बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछने का समझ है। ठीक है ना? संभावना है। ठीक है? तो आप जो है इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा और बिल्कुल हिचकिचाए बिना आराम से हल करके आइए एग्जाम में। बस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्त? चलिए देखिए आज के जो वीडियो का ना आखिरी नंबर सवाल यानी कि 180 नंबर सवाल है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि बिहार का सबसे पूर्व में स्थित है? इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना? ये पूर्व वाला एरिया है। ठीक है ना? ये पूर्व वाला एरिया है, ये उत्तर वाला एरिया है, ये दक्षिण वाला एरिया है। ठीक है ना? ये पश्चिम वाला एरिया है। तो आप बताइएगा कि इसमें जो है 3 जिला है। कौन है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये 3 ही जिला जो है ना, 3 ही जिला इसी की बातें ये पूछ रहा है। आपको मालूम है 3 जिला अब छाँट देना है। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ये है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पटना, ये है, ये भी बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कटिहार, बिल्कुल ये भी है। ऑप्शन नंबर डी पूर्णिया, ये भी है। लेकिन अब इसमें ये देखना है कि आखिर जो है पूर्णिया होगा या फिर कटिहार होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये ये किशनगंज है और ये जो है पूर्णिया है रेड वाला, और ये जो है कटिहार है। तो देख रहे हो ना कटिहार वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा आगे है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कटिहार। आज देखिए ना ऐसे हम आपको एक चित्र बना देते हैं। ये देखिए ये बिहार है, सपोज दैट ये बिहार है। ठीक है ना? तो ये वाला जो एरिया है ना कटिहार वाला एरिया, ये हो गया किशनगंज, ये हो गया पूर्णिया और ये हो गया कटिहार। तो कटिहार जो है ना कटिहार ये थोड़ा सा आगे है। ठीक है ना? ये किशनगंज का बराबरी करता है। तो किशनगंज तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूर्णिया क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्णिया भी तो पूर्वी एरिया में है, लेकिन पूर्णिया थोड़ा सा पीछे है और कटिहार थोड़ा सा आगे है। इसीलिए कटिहार जो है हमारा पूर्वी, जो बिहार का सबसे पूर्वी शहर है कौन सा है? कटिहार है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप जरूर याद रखें। लेकिन चलिए हम और भी चीजें देख लेते हैं सॉल्यूशन के माध्यम से। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको हम ध्यान से बता रहे हैं। देखिए ये जो कटिहार शहर है ना ये बिहार का सबसे पूर्व में स्थित है। बिहार में 24 डिग्री 20
मिनट और 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 19 20 और 88 17 40 ऐसे ही याद रखिएगा। पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका सबसे पूर्वी वाला जिला कौन-सा है? किशनगंज है, जो कि आपको बताया ही। और सबसे पश्चिमी वाला जिला कौन-सा है? कैमूर है। और सबसे उत्तरी वाला जिला कौन-सा है? पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी वाला जिला कौन-सा है? गया है। तो देखिए, ये मानते हैं कि ये बिहार हो गया, ठीक है ना? ये क्या है? बिहार हो गया। ये बिहार हो गया, ठीक है ना? तो इसको आप देखिए, ये जो है आपको कौन-सा है? देखिए, ध्यान से देखिए, ये कैमूर वाला जिला है, कैमूर वाला। तो कैमूर वाला कौन-सा है? तो सबसे पूर्वी वाला किशनगंज है, ये वाला किशनगंज है। कैमूर जो है पश्चिमी वाला, ये कैमूर जो है, ये पश्चिमी वाला एरिया हो गया, ठीक है ना? बात करें ये उत्तर वाला जिला, तो ये देखिए, ये पश्चिमी चंपारण है ना, पश्चिमी चंपारण, ये उत्तर वाला जिला है। और बात करें कि दक्षिणी वाला जो गया वाला, तो यहाँ पर गया है, ये कि सबसे ज़्यादा दक्षिण में है। समझ में आएगा ना? तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा चित्र के माध्यम से जब समझिएगा ना, मैप के माध्यम से, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना दोस्त? हमें पूरा विश्वास है आपको बेहतरीन तरीके से सारा का सारा सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सच में दिल से ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा है ना, तो दिल से ना एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सा क्वेश्चन हार्ड लगा और अब वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर आप बता के जाइएगा। ठीक है ना? चलिए फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।